प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर है ना, हम अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 4 का नाम अगर आपको पता है तो यूनिट नंबर 4 का जो नाम है आपका वो है कॉर्पोरेट टैक्स डिजिटलाइजेशन एंड इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म। कॉर्पोरेट टैक्स डिजिटलाइजेशन एंड इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको बताया जाएगा द इकोनॉमिक रोल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। इकोनॉमिक में क्या रोल होता है कॉर्पोरेट टैक्सेस का। तो कॉर्पोरेट टैक्स आर फंडामेंटल पिलर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं ना, ये फंडामेंटल पिलर है किस चीज़ के, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। प्रोवाइडिंग क्रूशियल फंडिंग फॉर पब्लिक गुड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस बिहेवियर। इससे क्रूशियल फंडिंग प्रोवाइड होती है फॉर पब्लिक गुड्स के लिए एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस बिहेवियर, और बिजनेस बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस भी करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बता रखा है कि कंट्रीब्यूशन क्या क्या इसके कंट्रीब्यूशंस वगैरह होते हैं। सबसे पहला आपको दे रखा है रिवेन्यू जनरेशन। रिवेन्यू जनरेट होता है इन भारत की अगर आप बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स कंट्रीब्यूट 50 to 55% ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू। भारत के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ना, लगभग 50 से लेकर 55% डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। फंडिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट, जो कि फंड कर रहा होता है आपका एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और वेलफेयर प्रोजेक्ट को। ग्लोबली दे अकाउंट फॉर अबाउट 17.8% ऑफ टोटल टैक्स रिसिप्ट। ग्लोबली देखें तो लगभग ये 17% ऑफ टोटल टैक्स, ग्लोबल लेवल पर टोटल टैक्स जो कलेक्ट होता है ना, उसका लगभग 17 से 18%, 17.8% यहाँ से निकल आता है। फिर आता है इकोनॉमिक मल्टीप्लायर। एवरी 1 रुपी ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्टेड कैन फंड टू 2.5 से 3 रुपया इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो भी अगर 1 रुपया कोई कॉर्पोरेट टैक्स का भर रहा है ना, तो उससे फंड होता है 2.5 या फिर 3 रुपया पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, जिस विच सब्सिक्वेंटली बूस्ट जीडीपी, जिससे कि जीडीपी बूस्ट हो जाती है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ वगैरह आता है। एंड देन फेयर कंपटीशन एंड इक्विटी। फेयर कंपटीशन, द लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड बाय कर्बिंग अनफेयर एडवांटेजेस। Progressive corporate taxation also help reduce inequality and backstop personal income taxes। ये है ना, रिड्यूस कर देता है इनइक्वालिटी को और बैकस्टॉप करता है पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह को भी। प्रोडक्टिविटी में कैसे, तो ऑप्टिमल टैक्स रेट अराउंड 25 से 30%, इंसेंटिवाइज एफिशिएंसी। भारत कॉम्पिटिटिव 22% बेस रेट, स्पाउस प्रोडक्टिविटी एंड फ्री अप कैपिटल फॉर री इन्वेस्टमेंट। ऑप्टिमल टैक्स रेट जो होता है 25 से 30% वाला, ये इंसेंटिवाइज करता है एफिशिएंसी को, और भारत का जो कॉम्पिटिटिव 22% बेस रेट है, ये प्रोडक्टिविटी को स्पाउट्स कर रहा होता है, साथ में फ्री अप कर रहा होता है कैपिटल को फॉर री इन्वेस्टमेंट। सेकेंड टॉपिक आपका शुरू होता है। सेकेंड टॉपिक का नाम है आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स ट्रेंड्स ग्लोबल एंड भारत। कॉर्पोरेट टैक्स के ट्रेंड ग्लोबली और भारत में क्या है। तो ग्लोबल ट्रेंड की अगर आप बात करते हैं तो रेट कवर्जेंस। द ग्लोबल एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स हैज़ ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। ग्लोबली है ना, एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो गिर चुका है, फ्रॉम 40% से 23% पे आ चुका है। पिलर 2 के अंदर आपको बताया गया, एक तो 40 कंट्री जो है वो एग्री कर चुकी है 15% ऑफ मिनिमम ग्लोबल टैक्स फ्लोज टू स्टॉप रेस टू द बॉटम। ये बिल्कुल नीचे की ओर भागता जा रहा है। And new economy fossil, there is a major shift towards taxing digital user nexus and providing green incentives like carbon taxes and clean energy credit। नए इकोनॉमी के अंदर एक मेजर शिफ्ट देखा गया है, टैक्सिंग डिजिटल यूजर नेक्सस एंड प्रोवाइडिंग ग्रीन इंसेंटिव्स, और ग्रीन इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है आपके पास अगला टॉपिक, जिसके अंदर आपको बताया गया भारत ट्रेजेक्ट्री। भारत के अंदर ऐसा क्या चल रहा है। तो भारत के विषय में अगर आपको पढ़ना है तो भारत के अंदर आपको सबसे पहले हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के अंदर बताया गया आपको। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के अंदर आपको दे रखा है रेट पीक्ड एट 57.75% ड्यूरिंग द लाइसेंस राज। रेट जो है वो 57% रखा था, 57.75%। कब, ड्यूरिंग लाइसेंस राज, जब लाइसेंस राज चलता था। एंड ड्रॉप टू 14% ड्यूरिंग 1990s लिबराइजेशन, जब 1990 में लिबराइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन, तब ये गिर करके 40% पे आ गया था। एंड वर स्लैश टू 22% बेस रेट, और उसके बाद ये 22% बेस रेट तक चला गया था। और लेटेस्ट 2019 के यहाँ लिखा हुआ है 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग, और न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2019 के अंदर 15% तक चला गया था।
फिर रिवेन्यू ग्रोथ के अंदर आपको बताया गया है कलेक्शन हैव स्काई रॉकेट, कलेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा फ्रॉम 0.5 लाख करोड़ इन 2000 टू एन एस्टिमेट 14 लाख करोड़ इन 2026। मई 2000 की बात करें अगर आप तो लगभग 0.5 लाख करोड़ यानी 50,000 करोड़ कह सकते हो था 2000 के समय में, लेकिन वही 2026 की बात करें लगभग 26 साल के अंदर ये 14 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। सेक्टोरियल ब्रेकडाउन अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर ब्रिंग्स इन 25% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू। जो आईटी सेक्टर है ना ये लगभग 25% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू देता है, फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग एट 20%, मैन्युफैक्चरिंग जो कि 20% दे रहा होता है। फिर आ जाता है आपके पास टॉपिक जिसके अंदर आपको पढ़ना है रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं तो पिलर 1 पिलर 2 दो पिलर के विषय में आपको बताया गया। इसके अंदर सबसे पहला जो पिलर 1 है उसके अंदर आपको बताया गया रीअलोकेटिंग टैक्सिंग राइट। रीअलोकेट किए गए टैक्सिंग राइट को जो प्रॉब्लम ही देखा गया कि ट्रेडिशनल टैक्स ट्रेटीज जो टैक्स है ना बेस्ड ऑन फिजिकल प्रेजेंस, ट्रेडिशनल टैक्स प्रैक्टिस वगैरह जो होती थी वो सारा का सारा फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर होता था। डिजिटल जाइंट अर्न मैसिव प्रोसेस, जो डिजिटल जाइंट वगैरह थे वो मैसिव प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर लेते थे, प्रॉफिट बनाते थे इन कंट्रीज़ वेयर दे हैव मिलियन ऑफ यूज़र, उन कंट्रीज़ में जहाँ पे मिलियन ऑफ यूज़र हो बट नो फिजिकल ऑफिस, जहाँ पे फिजिकल ऑफिस की नीड नहीं होती है। मीनिंग द मार्केट जुरिडिक्शन गेट जीरो टैक्स, जहाँ कहीं भी मार्केट था उनका वहाँ पे वो जीरो टैक्स में थे, टैक्स उनका नहीं बनता था। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? पिलर 1 क्रिएट अमाउंट ए विच रीअलोकेट अ पोर्शन ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट टू द मार्केट jurisdiction where the user and customer are actually located using formula apportion instead of physical appearance। यहाँ पे formula apportionment यूज़ किया गया फिजिकल appearance को हटा करके। फिर पिलर 2 के अंदर आपको बताया गया ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर आपको बताया गया दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 50% ऑफ ग्लोबल मिनिमम इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर लार्ज मल्टीनेशनल ग्रुप। इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 15% का ग्लोबली मिनिमम इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर लार्ज मल्टीनेशनल ग्रुप, बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप्स के लिए। फिर मैकेनिज्म के अंदर आपको बताया जाता है इफ़ एन एम एनी यानी कि एक अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है मल्टीनेशनल एंटरप्राइज है पेज लेस देन 50% इन द टैक्स हेवन, टैक्स हेवन अगर 15% से कम पे करता है अदर कंट्री कैन अप्लाई अ टॉप अप टैक्स। अदर कंट्रीज जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं टॉप अप टैक्स वाया इनकम इनकल्जन रूल और अंडर टैक्सड प्रॉफिट रूल, ब्रिंग द रेट अप टू 15%, 50% से ऊपर तक का रेट लगा सकती है। फिर आ जाता है द गोल क्या है इन चीज़ों का? हमें टू कर्व प्रॉफिट शेयरिंग टू लो टैक्स जुरिडिक्शन एंड प्रोटेक्ट द टैक्स बेसिस ऑफ डेवलपिंग नेशन। इससे क्या होगा? प्रॉफिट शिफ्टिंग हो पाएगा, टू कर प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड लो टैक्स टू लो टैक्स जुरिडिक्शन, जहाँ पर लो टैक्स था वहाँ पे प्रॉफिट शिफ्टिंग हो पाएगा एंड प्रोटेक्ट कर पाएगा टैक्स बेसिस ऑफ डेवलपिंग नेशन। और टैक्स बेसिस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन डेवलपिंग नेशन लाइक भारत वगैरह, इंडिया वगैरह जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पर ये टैक्स बेसिस को वो भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन ई कॉमर्स रिफॉर्म। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है? ई कॉमर्स रिफॉर्म क्या है? तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि वैट और जीएसटी जो है ट्रेडिशनली होते थे, इनमें प्रॉब्लम्स क्या आते थे? तो अगर पुराने वालों के प्रॉब्लम की बात करें तो प्लेस ऑफ सप्लाई एम्बिग्यूटी होता था। जब कोई कंज्यूमर है इन कंट्री ए स्ट्रीम सॉफ्टवेयर फ्रॉम प्रोवाइडर इन कंट्री बी, ओल्ड रूल स्ट्रगल टू डिसाइड वो कलेक्ट वैक्स। अगर कोई बंदा कंट्री ए में बैठकर स्ट्रीम कर रहा है किसी सॉफ्टवेयर को और प्रोवाइडर जो है कंट्री बी से है, तो पहले दिक्कत होती थी कि कौन कलेक्ट करेगा वैट वगैरह। और कंप्लाइंसेस गैप भी देखने को मिलता था। स्मॉल ऑफशोर सेलर ऑफन फेल टू रजिस्टर और पे वैट, अंडरकटिंग लोकल टैक्स कंप्लाइंट बिजनेस। जितने भी स्मॉल ऑफशोर सेलर हुआ करते थे वो या तो फेल हो जाते थे रजिस्टर करने में या फिर पे करने में वैट वगैरह को, जिससे क्या होता था? अंडरकटिंग लोकल टैक्स कॉम्प्लीमेंट बिजनेसेस। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? इसके सॉल्यूशन के तौर पे आपके पास आया डेजिग्नेशन बेस्ड वैट या फिर जीएसटी, और इससे प्रमोट हुआ कंज्यूमर कंट्री के अंदर। फिर EU वन स्टॉप शॉप लेके आया गया। EU वन स्टॉप शॉप के अंदर आपको बताया गया अलाउ किया गया फॉरेन सेलर को कि वो भी रजिस्टर कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं वैट अक्रॉस ऑल मेंबर स्टेट। जितने भी उनके मेंबर स्टेट हैं उन सभी में वैट एप्लीकेबल हो गया। सिंप्लीफाइंग कंप्लाइंस को सिंप्लीफाई किया गया।
और भारत अप्रोच के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया का जो जीएसटी है वो एक स्पेशल ऑब्लिगेशन है ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 52 रिक्वायरिंग देम टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, जिसकी वजह से उनको रिक्वायर कर दिया गया कि टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा उनको सोर्स पे ऑन सप्लाईज मेड बाय अनरजिस्टर्ड सेलर्स थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। जितने भी अनरजिस्टर्ड सेलर्स हैं उन सभी को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से पे करना पड़ेगा। फिर आ जाता है आपके पास टॉपिक डिजिटल सर्विस टैक्सेस डीएसटी। तो डीएसटी का कॉन्सेप्ट आपको बताता है यूनिलैटरल टैक्स लिवाइड ऑन ग्रॉस रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम यूजर बेस्ड डिजिटल एक्टिविटी। यूनिलैटरल टैक्स लाया गया। एग्जाम्पल इन भारत द इक्वलाइजेशन लीवी एक्ट एज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सरचार्ज ऑन डिजिटल एक्सेस। भारत के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी लाई गई जो कि एक्ट करता है डेस्टिनेशन बेस्ड सरचार्ज को। और क्रिटिसिज्म के अंदर आपको पढ़ना है दीज टैक्सेस रिस्क क्रिएटिंग डबल टैक्सेशन एंड ट्रेड फ्रिक्शन। ये जो टैक्सेस हैं ये क्रिएट कर देते हैं डबल टैक्सेशन को और ट्रेड फ्रिक्शन बना देते हैं, विच इज़ वाई मल्टीलेटरल एफर्ट्स एम टू इवेंचुअली रिप्लेस दैम। जिसकी वजह से जो मल्टीलेटरल एफर्ट्स थे वो इनको रिप्लेस करने लग जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग। डिजिटल प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग अगर देखें तो नए नए के अंदर आपको दिखाया गया वेरीफाई सेलर, कलेक्ट नो योर कस्टमर डिटेल, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड रेसिडेंसी डिक्लेरेशन फ्रॉम सेलर बिफोर प्रोसेसिंग लार्ज पे आउट। पहले तो आपको सेलर को वेरीफाई करना होगा और केवाईसी वगैरह डिटेल देखनी होगी, टीआईएन है नहीं है, सारी चीज़ें चेक करनी होगी। और रिपोर्ट साइज के अंदर आपको बताया गया फाइल पीरियोडिक रिपोर्ट टू टैक्स अथॉरिटी। देखा जाएगा कि वो फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पीरियोडिकली रिपोर्ट टू द टैक्स अथॉरिटी डिटेलिंग सेलर ग्रॉस रिवेन्यू, जिसके अंदर वो डिटेल में बता रहे हो सेलर ग्रॉस रिवेन्यू, नेट अर्निंग एंड ट्रांजेक्शन काउंट्स वगैरह को भी। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये गैप को बंद कर देता है, लेवलिंग द फील्ड को बिल्कुल लेवल पे लेके आ जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गिव्स टैक्स अथॉरिटी द थर्ड पार्टी डाटा नीडेड टू आइडेंटिफाई नॉन फिल्टर एंड परफॉर्म रिस्क बेस्ड ऑडिट। और यहाँ पे रिस्क बेस्ड ऑडिट वगैरह भी हो पाती है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 4 इंटरनेशनल टैक्सेशन का। आई होप आपको यूनिट नंबर 4 अब क्लियर होगा। पहले 3 यूनिट अपलोड है, चौथा यूनिट आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।